लेकिन दिक्कत कब होती है कि उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ अत्याचार में तो लोग जाते हैं और राजस्थान में नहीं जाते हैं। तो ये जो वैचारिक दोहरापन है, जब प्रकाश नारायण जी बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जब लोहिया जी कहते हैं सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रकार की असमानताएं, तो आर्थिक असमानता से लड़ने का काम किसका है? ध्यानपूर्वक सुनिएगा, गांधी का सर्वोदय, दीनदयाल का अंत्योदय और अंबेडकर का अभ्युदय, ये सब में है। अगर जातिगत जनगणना आप कराते तभी आप सामाजिक न्याय के समर्थक है क्या? ये किस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बात है? लेकिन निजीकरण होने से सरकारी नौकरियां समाप्त हो जाएंगी, ये वही घोर परिवारवादी लोभी लालची लोग कह रहे हैं। उदित राज जी को भी कुछ कह देते हैं, तेजस्वी कुछ कह देते हैं, तो ये सामाजिक न्याय के पैरोकार नहीं है। सरकार का सर्वोच्च पद हो, कोई सीएम पीएम पिता पुत्र नहीं बनते हैं, एक परिवार का व्यक्ति नहीं बनता है। संगठन में आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर प्रतिभा है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। मैं इस समय कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हूं और मेरे कैमरामैन दिखाएंगे पिछड़ा वर्ग विषयों के पर चिंतन सम्मेलन। इसमें 2-3 खास मेहमान थे। एक तो केंद्रीय संसदीय बोर्ड एवं केंद्रीय चुनाव समिति सदस्य भाजपा सुधा यादव, डॉक्टर अलका गुर्जर, ये भी भाजपा से हैं, पीसी पतंजलि, ये भी पूर्व कुलपति हैं, और श्री गुरु प्रकाश राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भाजपा से, रामचंद्र जांगरा थे, भाजपा के सांसद हैं। तो मेरा एक तो सवाल रहेगा कि इस पर बीपी मंडल साहब की तस्वीर भी नहीं है, तो वो कैसे देखते हैं, चूँकि ओबीसी की बात हो और मंडल साहब की बात ना हो, उस पर ही बात करेंगे। और दूसरा कि फूले फाउंडेशन है ये, और कोट भी किया गया है कि फूले मतलब जिनका सारा काम, वो ओबीसी कम्युनिटी से थे, उस समय के हिसाब से वो शूद्र थे धार्मिक वजह से, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वो ओबीसी थे, और उनका पूरा काम शेड्यूल कास्ट के जो अनटचेबिलिटी थी उसके खिलाफ था। तो उस लिहाज से कहा गया मंच पर कि गुरु प्रकाश अगर नहीं आते तो फूले साहब के इस मंच की जो पूरी विचारधारा है उसको हम लोग रेखांकित नहीं कर पाते। गुरु क्या लग रहा है कि ओबीसी कम्युनिटी के जो तमाम किसान जातियां हैं वो कितना अनटचेबल शेड्यूल कास्ट के प्रति अवेयर हुए हैं? नहीं, देखिए, पिछले 8 सालों में एक बहुत ही अभूतपूर्व और ऐतिहासिक काम हुआ है। कोई भी माना क्या मापदंड आप उठा के देखिए, सम्मान की बात हो, प्रतिनिधित्व की बात हो, बैंक के खातों की बात हो, क्या कारण है? आखिरकार कारण हमारे लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में सबसे बड़ा मानक और मापदंड होता है जनता। जनता जनादेश देती है, जनता आशीर्वाद देती है। बार बार बारंबार 14 हो, 17 का उत्तर प्रदेश हो, 19 का लोकसभा हो, 22 का उत्तर प्रदेश हो, तमाम देश में बार बार अगर जनता कुछ संदेश देना चाहती है अपने बैलेट के माध्यम से, तो एक संदेश देना चाहती है कि बहुत हुआ, बहुत वर्गीकरण किया आपने, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बहुत गोलबंदी किया आपने, लेकिन अब ये किस पर कह रहे हैं? कौन गोलबंदी कर रहा था धर्म और जाति के नाम पे? पुरानी बात मैं पूरी कर लूं, लाभार्थी के आधार, धर्म और जाति के नाम पे कौन गोलबंदी करता था नहीं मालूम है क्या? कौन कहता था? मैं बिहार से आता हूं, बुरा बाल काट डालो। समाज में भेद पैदा करना, नफरत पैदा करना, वैमनस्य पैदा करना, ये कौन करता था? आज भी वही लोग हैं। वो कहते थे जाति जनगणना, कहते थे सामाजिक न्याय। जब मौका मिला मंत्रिपरिषद बनाने का तो किसको रखा? परिवार को रखा। तो यहां हम बात करते, जब सबका साथ सबका विकास हम सब के लिए नारा नहीं है, हम सब कार्यकर्ताओं के लिए कमिटमेंट है और प्रतिबद्धता है, और लगातार हम उस दिशा में काम करेंगे। आप लालू यादव की तरफ इशारा कर रही हैं, फैमिली को लेकर भी आपने कहा कि ये प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि पारिवारिक राजनीति है, लेकिन ये इसका काट क्या है? फैमिली ये तो एक बड़ी समस्या है, और लेकिन ये तमाम पार्टियों में ये समस्या है कि वो अपने परिवार का जो बच्चे हैं उनको, बीजेपी इस मामले में मैं मानता हूँ कि बाकी पार्टियों की तुलना में ज़्यादा मौके मिलते हैं जो यूथ जा रहे हैं वहाँ। क्या ये एक अल्टरनेटिव, सिर्फ यही एक वजह है जिससे ओबीसी बीजेपी को जुड़े? नहीं तो जाति जनगणना नहीं हो रही है, ओबीसी कमीशन मोदी जी ने बनाया, उन्होंने मार्केटिंग भी की, वहाँ कोई चेयरमैन नहीं है अभी। तो गुरु, मैं आपसे ओबीसी वाले पर आना नहीं चाहता था, वो तो मैं इन लोगों से सवाल लूँगा। मैं आपको शेड्यूल कास्ट पर आना चाह रहा था कि सोशली अगर देखें तो आज के डेट में ग्रामीण इलाकों में जो कास्ट एट्रोसिटी है उसमें किसान जातियाँ ज़्यादा शामिल हैं। मैं एनसीआरबी के आंकड़े बता रहा हूँ। इसको कैसे पाटा जा सकता है? देखिए, 2 बातें आपने कही। पहला तो परिवारवाद का भी आपने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आपको बताने के साथ साथ आपको चुनौती देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के इतिहास में आप मुझे एक उदाहरण बताइए जहां पिता पुत्र अध्यक्ष रहे हों। आज तक एक उदाहरण नहीं मिलेगा जहां पिता और पुत्र, पिता का अध्यक्षीय काल समाप्त हुआ और पुत्र आ गया। ऐसा भाजपा में हुआ है, ऐसा जनसंघ में हुआ है, ऐसा भाजपा किसी प्रदेश के यूनिट में कतई नहीं हुआ है। हमारे पार्टी में संगठन का सर्वोच्च पद हो, सरकार का सर्वोच्च पद हो, कोई सीएम पीएम पिता पुत्र नहीं बनते हैं, एक परिवार का व्यक्ति नहीं बनता है। संगठन में आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर प्रतिभा है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। दूसरा सवाल आपने पूछा अनुसूचित जाति को लेकर के। अनुसूचित जाति कल्याण के क्षेत्र में हम नहीं जानते हैं क्या? जिन्होंने लॉलीपॉप दिखाया उन्होंने कुछ दिया? उन्होंने यहां तक कि विरोध किया जब संविधान के सर्वोच्च स्थान पे
अनुसूचित जनजाति समाज की महिला पहुंची तो क्या क्या उनको अपमान नहीं झेलना पड़ रहा है। चुनाव के पहले झेलना पड़ा, कल झेलना पड़ा, उदित राज जी को भी कुछ कह देते हैं, तेजस्वी कुछ कह देते हैं। तो ये सामाजिक न्याय के पैरोकार नहीं है, ये सत्ता के लोभी, लालची और उसके मोह में राजनीति करने वाले लोग हैं और व्यक्ति प्रमुख राजनीति करने वाले लोग हैं और बहुत दिनों तक इनकी दुकान नहीं चलने वाली। आप लोगों पर आरोप लगता है कि शेड्यूल ट्राइब हो या शेड्यूल कास्ट हो, सिंबॉलिक राजनीति कर रहे हैं, जबकि जब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात हो, वाइस चांसलर नहीं बनाते हैं, कॉलेज में भर्तियां नहीं होती है शेड्यूल कास्ट की, वाइस चांसलर नहीं है। आप देखिए कि ये एक बड़ा आरोप लगता है आप लोगों को, रिजर्वेशन खत्म हो रहा है। जितना ज़्यादा जो काम मनमोहन सिंह और पी.वी. नरसिम्हा राव ने शुरू किया था, सबसे ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन आज के दौर में हो रहा है और उससे नुकसान सबसे ज़्यादा है जो एक शेड्यूल कास्ट है, क्योंकि उसके पास न ज़मीन है, न व्यापार था, न कैपिटल है, उनके पास एक सरकारी नौकरी थी, रिजर्वेशन की वजह से वो जा रहा है। गुरु देखिए, अब आपने जो कहा है उसमें तथ्यों की कमी है और मुझे नहीं लगता है कि सरकारी नौकरी का आप आंकड़ा उठा के देखिए, डीओपीटी मंत्रालय होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, उसका आंकड़ा है कि 7 से 14 और 14 से 21 में कितनी सरकारी नौकरियां दी गई हैं, लाखों की संख्या अधिक है। अभी प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है, जो अगले 18 महीनों में 10 लाख नौकरी दी जाएगी। यूपीए के जो 7 वर्ष आप उठा के देखिए, 7 से 14 कितनी नौकरियां दी गई थी? मात्र 5 लाख। 14 से लेकर 21 तक कितनी नौकरियां दी गई हैं? 7 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। तो इस ट्रैप में, इस नैरेटिव में ये झूठा आरोप है। कहाँ निजीकरण हो रहा है? जहां आवश्यकता है वहां हो रहा है, लेकिन निजीकरण होने से सरकारी नौकरियां समाप्त हो जाएंगी, ये वही घोर परिवारवादी, लोभी, लालची लोग कह रहे हैं। इसमें कोई सार्थकता नहीं है। और आपके माध्यम से, आपका चैनल तो शंभू जी सब लोग देखते हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं खुली चुनौती देता हूं, कोई जेएनयू का व्यक्ति हो, कोई विपक्षी दल का व्यक्ति हो, सरकारी नौकरी पे, आरक्षण पे, समाज कल्याण पे, सामाजिक न्याय पे आइए, खुले मंच पे आप समय तय करिए, आप स्थान तय करिए, मैं आके आपसे डिबेट करूंगा। जाति जनगणना को लेकर आप लोग सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि अब तो एक नोटिफिकेशन आ गया कि अगर जाति, जो पिछला जाति जनगणना है जिस समय, और तमाम हुकुमदेव नारायण यादव और जो महाराष्ट्र से जो बीजेपी के ओबीसी नेता थे जो अब नहीं रहे हैं, उन लोगों ने दबाव बना के मनमोहन सिंह के समय जाति जनगणना हुई। अब सरकार का कहना है कि जो उसका डेटा लीक करेगा उसको सजा होगी 10 साल। देखिए, ऐसा है कि जातिगत जनगणना कोई सामाजिक न्याय का एकमात्र मापदंड है। अगर जातिगत जनगणना आप कराते तभी आप सामाजिक न्याय के समर्थक है क्या? ये किस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बात है? सामाजिक न्याय का मापदंड क्या है कि हमारा कोई व्यक्ति, हमारा सुनने वाला, हमारा समझने वाला, हमसे एम्पैथी रखने वाला कोई व्यक्ति है क्या? अब जब 47 करोड़ बैंक के खाते खुलते हैं, किसके खुलते हैं? जब 10 करोड़ से अधिक शौचालय बनते हैं तो किसके बनते हैं? जब उज्ज्वला का कनेक्शन मिलता है तो किसको मिलता है? जब प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना में घर बनता है तो किसको मिलता है? देखिए, जनता सब जानती है। कुछ कारण है कि हम जनता को जनार्दन बोलते हैं, क्योंकि जनता की जो समझ है वो हमसे, आपसे कहीं आगे वो जनार्दन है। और उस जनार्दन ने 14, 17, 19, 22 में और इसी प्रकार आगे भी अपना आशीर्वाद नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी को देने का मन बना। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पर क्या कहना है आपका? जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो रिजर्वेशन है उसको लेकर एससी, एसटी, ओबीसी के जो कमेटी के जो इंटेलेक्चुअल है वो कह रहे हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब तो खैर सुप्रीम कोर्ट से ठप्पा लग गया, लेकिन उनको लगता है कि अब ओबीसी का रिजर्वेशन जो है और शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है उसको उसके संख्या के आधार पर दिया जाए। भ्रमित करने वाली बात है। गांधी का सर्वोदय, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, गांधी का सर्वोदय, दीनदयाल का अंत्योदय और अंबेडकर का अभ्युदय, ये सब में है। जयप्रकाश नारायण ने बात नहीं की क्या? जब जयप्रकाश नारायण जी बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जब लोहिया जी कहते हैं सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रकार की असमानताएं, तो आर्थिक असमानता से लड़ने का काम किसका है? हम सामाजिक असमानता से भी लड़ेंगे और आर्थिक असमानता से भी लड़ेंगे, आवश्यकता होगी। और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। इस सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के निर्णय को विधिवत रूप से वेरीफाई किया है, वैलिडेट किया है कि लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली, सोशली और न्यायपूर्वक ढंग से उसमें कोई समस्या नहीं थी। एक सवाल और ले लीजिए। मैक्सिमम एससी, एसटी, ओबीसी के इंटेलेक्चुअल का कहना है कि ड्यू टू कॉलेजियम सिस्टम, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी के 2 जज हैं, शेड्यूल कास्ट के 2 या 3 हैं, एग्जैक्ट मैं याद भूल रहा हूँ, शायद ओबीसी के 1 और शेड्यूल कास्ट के 2 जज हैं। उस पैनल में सारे जनरल कैटेगरी के जज थे जिन्होंने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के फैसले दिए। और कॉलेजियम सिस्टम पर तो किरण रिजिजू भी सवाल उठा रहे हैं कि ये भाई भतीजावाद है। देखिए, आप मीडिया संस्थान से आते हैं और आप सभी चीज़ों से भली भांति अवगत है। संविधान में 3 होता है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर। तो एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशरी अलग है, लेजिस्लेचर अलग है। जुडिशरी में रिफॉर्म्स हो
नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के माध्यम से न्यायपालिका में भी सोशल डाइवर्सिटी है, न्यायपालिका में भी सभी समाज के वर्गों का प्रतिनिधित्व किसने तो प्रयास किया था, इतिहास गवाह है। हमारी सरकार ने, तब के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी का भाषण सुनिए, हमारी सरकार में ये प्रयास किया गया, वो कदम उठाया गया कि हमारी जुडिशरी भी, न्यायपालिका भी सामाजिक रूप से सबको प्रतिनिधित्व देने वाली बने। ये लंबे बहस का विषय है, लेकिन निश्चित रूप से इस बहस का समय आ गया है। सरकार ने कोशिश की थी, प्रयत्न किया था, और आने वाले समय में सिर्फ जुडिशियरी नहीं, जुडिशियरी, यूनिवर्सिटी, मीडिया, सिविल सोसाइटी, जिस प्रकार सरकारों में और संगठनों में 27 से ज्यादा ओबीसी समाज के मंत्री भारत के इतिहास में आज तक नहीं बने थे। हमारे पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, महामंत्रियों की बात हो, महासचिवों की बात हो, प्रवक्ताओं की बात हो, आज समाज के सभी वर्गों को सम्मान और प्रतिनिधित्व कहीं मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, और इससे वैधता कोई दे रहा है तो भारत की जनता दे रही है। शुक्रिया, बस बाइंड अप करने दीजिए। तो देखिए, ये गुरु प्रकाश है, मेरा तो मानना है कि जितने SC ST OBC माइनॉरिटी के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो हम रोज सवाल पूछते हैं, मुझे लगता है बीजेपी में इससे शानदार और कोई रिप्लाई नहीं कर सकता था। गुरु प्रकाश से आप सहमत है कि नहीं सहमत है, ये आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने वो पक्ष रखा है जो इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के इंटेलेक्चुअल कहते हैं। गुरु प्रकाश बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने सरकार का पक्ष रखा है। आप लोग बात करने को तैयार हूं, मैं इससे संवाद करने को तैयार हूं। जिन इंटेलेक्चुअल्स की बात कर रहे हैं, कमरे में बैठ के संवाद हो, हम चर्चा करने को तैयार हैं। सरकार के रूप में, संगठन के रूप में हम आलोचना, समीक्षा सुनने के लिए तो बैठे हैं। कभी भी ये भाव नहीं जाना चाहिए। जिन इंटेलेक्चुअल्स को आप रेफर कर रहे हैं, उन इंटेलेक्चुअल्स को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, आपके मन में कुछ शिकायत है, कुछ भड़ास है, तो आप मुझे बुलाइए, मैं आऊंगा, नोट डाउन करूंगा, और क्या सुधार करने की आवश्यकता है मैं सुधार करने का पूरा। एक सवाल ले लीजिए, क्या लगता है अब जो कास्ट एट्रोसिटी है उसमें OBC कम्युनिटी और किसान जातियों को लेकर ज़्यादा ग्रामीण इलाकों में, और जो पावर सेंटर्स हैं, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, यहाँ जो जातिवाद है, कास्टिज्म है, उसमें सवर्ण समाज के लोग हैं। ये डेटा है, हम झुटला नहीं सकते हैं। वाइवा में नंबर नहीं देना, नॉट फाउंड सुटेबल लिख देना। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 OBC कैंडिडेट को नॉट फाउंड सुटेबल लिख दिया गया, जबकि वो RSS के प्रवक्ता हैं रागी, जिनका पॉलिटिकल साइंस के वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। इस तरह के भेदभाव हैं जो महीन कास्टिज्म है गुरु, उसको कैसे खत्म किया जाए? निश्चित रूप से है, इससे सोशल भाई साहब, मैं कहीं भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ, इससे कहीं भी अस्वीकार नहीं कि हमारे समाज में आज भी असमानताएं हैं जाति के नाम पे। राजस्थान में दलित समाज से आने वाला 9 साल का बच्चा यदि किसी घड़े से पानी पीता है और उसकी संस्थागत हत्या हो जाती तो बिल्कुल हम सवाल उठाएंगे। लेकिन दिक्कत कब होती है कि उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ अत्याचार में तो लोग जाते हैं और राजस्थान में नहीं जाते हैं। तो ये जो वैचारिक दोहरापन है, दूसरा शब्द मेरे मुंह में आ रहा था, मैं नहीं बोलूंगा, मेरे संस्कार नहीं है, जो वैचारिक दोहरापन है, जो वैचारिक दोहरापन है, जो डुअल स्टैंडर्ड है, वो देश का दलित देखता है, देश की जनता देखती है। दलितों को राजनीति का फोडर मत बनाइए कि कांग्रेस शासित दलित का दलित दलित नहीं है और भाजपा शासित प्रदेश का दलित दलित है। इस मानसिकता से उठने की आवश्यकता है और सर्वांगीण विकास कैसे करे उसकी चिंता करने की जरूरत है। शुक्रिया, हमने ज़्यादा सवाल लिया। प्रधानमंत्री खुद को OBC क्लेम करते हैं, उनका कहना है कि वो OBC हैं। ये आयोजक हैं फूले साहब के, फूले फाउंडेशन के। BP मंडल साहब की तस्वीर नहीं है, कोई खास वजह या बस ऐसे ही? वजह कोई नहीं है। ये सभी महापुरुषों को हम एक सम्मानी मानते हैं, जिन्होंने इतिहास में हमारे सम्मान के लिए या OBC समाज के लिए काम किया है। एक चित्र में आप देखेंगे सभी समाजों का प्रतिनिधित्व है। हो सकता मैं मंडल कमीशन के लिए कह रहा था, चूंकि OBC का एक बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिला वो मंडल कमीशन की वजह से मिला है। मंडल जी का भी हम पूरा सम्मान करते हैं और मंडल जी के इससे पूर्व के कार्यक्रमों में कई बार चित्र रहे हैं और हमारा ये तय एक क्रम रहता है कि हम महापुरुषों को कभी किसी महापुरुष को कभी किसी महापुरुष को सम्मान देके कार्यक्रम करते हैं। लगता है आप फूले साहब को कोट करेंगे और RSS की जो आइडियोलॉजी है, आप उनकी सच्ची रामायण हो, किसान कोरा हो, ये सब आपको लगता नहीं फूले, अंबेडकर और RSS की विचारधारा जिससे बीजेपी चलती, कितना कंट्राडिक्शन है, कितनी बड़ी खाई है? कोई खाई नहीं है, सत्य एक है, तथ्य एक है। उस सत्य और तथ्यों को अलग अलग विभिन्न तरीके से समय समय पे महापुरुषों ने कहा है। अगर सब उस सत्य को और उस तथ्य के मूल में जाएंगे तो हम सब एक हैं और सभी ने सामाजिकता की बात की है। संघ ने भी सामाजिकता की बात की है, महात्मा फूले ने भी सामाजिकता की बात की है। ये सिर्फ हमारे समाज में कुछ तत्व ऐसे हैं जिन्होंने राजनीति के कारण से ऐसा मतभेद पैदा कर दिया है। अगर आप गंभीरता से प्रामाणिकता के आधार, फूले जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, उनकी पूरी लड़ाई जातिवाद के खिलाफ थी, धार्मिक कर्मकांड के खिलाफ थी, ऊंच नीच के खिलाफ थी। ये RSS आज भी कह रही है कि हम धर्म, मतलब हम हिंदू धर्म जिसको हम लोग ब्राह्मण धर्म कहते हैं, या तो उस कैसे, मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं या तो अम्बेडकराइट हो सकता हूँ
या फिर मैं आरएसएस का मेंबर हो सकता हूँ, दोनों एक साथ नहीं हो सकता हूँ मैं। एक मैं अगर मैं फूले साहब को पढ़ूँ तो मैं धार्मिक जो कर्मकांड हैं, जो सत्यशोधक समाज की उन्होंने स्थापना की, कैसे होता है, मैं बस समझना चाह रहा हूँ कैसे, मतलब आप कुछ लॉजिक तो होगा। मैं प्रयास करता हूँ। एक आपने धर्म को समझा नहीं, धर्म ने कर्म कांड को कभी मान्यता नहीं दी है। कर्म कांड एक दूसरा विषय है और धर्म दूसरा विषय है। धर्म प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जहाँ प्रकृति का कानून चलता है, जहाँ हम उस यूनिवर्सल लॉ को मानते हैं जो मेरे लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। धर्म को हमारे मूलतः कर्तव्य का है, कर्तव्य के पथ को ही धर्म का है। उसमें जिस धर्म में आवश्यकता नहीं है कि कर्मकांड को भी जोड़ा जाए। अगर किसी धर्म कोई धार्मिक है और कर्मकांड नहीं करता, इसका अर्थ नहीं है कि वो धार्मिक नहीं है। चलिए मॉडर्न चीज़ों पर आते हैं कि आप लोग यूथ हैं, ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, अच्छी बात है कि आप लोग बात कर रहे हैं। कितना रिजर्वेशन की वजह से, और पॉलिटिकल रिजर्वेशन तो है नहीं ओबीसी को, तो कितनी भागीदारी बीजेपी जो भागीदारी दे रही है ओबीसी को, उससे संतुष्ट हैं? लोग कह रहे हैं, मेरे जैसे लोग कह रहे हैं, मैं खुद उसमें शामिल हूँ, कि जो तमाम, मैं तो गुरु से नहीं पूछना चाह रहा था क्योंकि मैं शेड्यूल कास्ट मुद्दे पर बात कर रहा था, ओबीसी से जानना चाहता हूँ, जो टॉप क्रीमी पोस्ट है ना बीजेपी में, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, अब एक एमएचआरडी में लाया गया है धर्मेंद्र प्रधान को, आप लोग संतुष्ट होते? कभी इस तरह से क्रिटिकल सोचते हैं कि अभी भी SC ST OBC एक सिंबॉलिक है, चाहे पार्टी कोई भी हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली बीजेपी, SC ST OBC को वो रिप्रेजेंटेशन अब तक नहीं मिला है 75 साल बाद भी, जो मिलना चाहिए था? मुझे लगता है, पता नहीं आप किस समझ से प्रश्न कर रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, उसके बाद कैबिनेट का जो सबसे मुख्य पद है वो ओबीसी समाज से आता है। इतना बड़ा प्रतिनिधित्व हमें मिला हुआ है। चलो आपकी बात को फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। 27 मंत्री ओबीसी से हैं और ये पहली बार हुआ आज़ादी के 70 साल में। आई एग्री। हाँ, तो 27 मंत्री ओबीसी समाज से हैं। स्वयं प्रधानमंत्री लोग कह रहे हैं कि वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, वो मैं वही कह रहा हूँ ना, की पोजीशन नहीं है उनकी। धर्मेंद्र प्रधान को वाइस चांसलर बनाना होगा तो वो नागपुर से फैसला होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आरएसएस का एक आदमी उसको सीधे कह देता है कि नॉट, अभी भी देश के तमाम यूनिवर्सिटी में नॉट फाउंड सुटेबल कहा जा रहा है SC ST OBC के कैंडिडेट को। डेटा है मेरे पास, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में वैकेंसी है, यूपी में। आपको लगता है कि जो सरकारी नौकरियां हैं, जो मीडिया, जुडिशियरी, खासकर जो की पोजीशंस है, वाइस चांसलर, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, CMD, इन सब की उसमें भागीदारी है ओबीसी की? हमारे हरियाणा में कहावत है, जब बच्चा ज़्यादा तेज चलता है तो उसे कहते हैं फिल्मी बातें कर रहा है। तो ये सारी स्टोरियां हैं साहब, ठीक है। अगर स्टोरी है सर, मैं अब इसको गंभीरता से आपको इसका जवाब, सुप्रीम कोर्ट में एक ओबीसी के जज हैं, स्टोरी है। अब मेरे गंभीरता से इसका जवाब दीजिए। एक व्यवस्था परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। 7 साल में बहुत परिवर्तन हुआ है, जिन्हें मैं तथ्य दस्तावेज, आंकड़े और प्रमाण के आधार पर आपको बता सकता हूँ। व्यवस्था अपने आप में परिवर्तन लेने के लिए एक समय लेती है। जैसा कि अभी पासवान भाई ने भी आपको बताया कि कुछ सेक्टर्सों में बड़े बदलाव हुए हैं, जुडिशरी में भी बदलाव के लिए प्रयास हुआ है। आप लोगों को प्रधानमंत्री पर भरोसा है कि ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं और वो इनके हक अधिकार के लिए चिंतित हैं? अब ये धरती पे भगवान के बाद सबसे अधिक किसी पे भरोसा है तो स्वयं प्रधानमंत्री पे है। और हम जानते हैं वो देश को, प्रत्येक जाति को संपूर्ण न्याय देने में सक्षम है और वो देंगे, और ये हमारा विश्वास है। इसीलिए ओबीसी समाज उनके पीछे खड़ा है। या आपने 2014 में भी देखा था, 19 में भी देखा था, और इसका बड़ा स्वरूप आप 2024 में भी देखेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम आनंद यादव है। आनंद यादव। मैं बस इस बात से खुश हूँ कि SC ST OBC माइनॉरिटी के जो युवा हैं वो अपना पॉलिटिकल असर्शन दिखा रहे हैं, राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन ढूंढ रहे हैं। पार्टी कोई भी हो, सच्चाई ये है कि इस देश में पार्टी कोई भी हो, SC ST OBC माइनॉरिटी के युवाओं को, उनको उतना मौका नहीं मिला है। तमाम पार्टियों में वो अपना रिप्रेजेंटेशन ढूंढ रहे हैं। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं। बाबा साहब ने कहा था, वी शुड नॉट बिकम द पॉलिटिकल अनटचेबल, हमें राजनीति का छूत नहीं होना चाहिए। पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपको दोनों पक्ष समझना पड़ेगा, दोनों पक्ष जानना पड़ेगा। वैसे बीजेपी का पत्रकार मुझे कहना मत शुरू कीजिएगा। मेरी कोशिश होती है कि जहाँ भी SC ST OBC माइनॉरिटी का कोई प्रोग्राम हो, उसमें क्या बातें चल रही है वो आप तक पहुँचाई जाए। मेरी चिंता सिर्फ ये है कि इस देश के जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, उनके जीवन में उनका पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक बदलाव कैसे हो रहा है वो आप तक पहुँचाया जाए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कैमरा पर्सन धारण के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।